जी हाँ मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग भारत की कार्यपालिका के तहत राष्ट्रपति के ऊपर सूचनाएं साझा कर रहे थे। तो राष्ट्रपति की जब शक्तियां पढ़ रहे थे, शक्तियां पढ़ने के बाद राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की जब चर्चा की, तो अब हमें यहाँ एक छोटा सा टॉपिक बचता है, आपातकाल का प्रवर्तन। आपातकाल का प्रवर्तन हिंदुस्तान में किस प्रकार से हुआ है। एक, दो और तीन। आज़ादी के बाद 1947 में जब कबायलियों के साथ युद्ध हुआ था, वो एक अलग बात थी, कश्मीर के मुद्दे को लेके हुआ था। लेकिन सबसे पहले आपातकाल जब लगा था, वो किस समय लगा था? जब चीन ने बाह्य आक्रमण किया था। चीन ने जब बाह्य आक्रमण किया था, अर्थात हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते गए, अक्साई चीन की तरफ वो आगे बढ़ते गए और अपनी जो बैलिस्टिक माइन्स थी उनको वो छुपाते गए, और एक दिन अचानक उन्होंने हमला बोल दिया और भारतीयों के पीठ में उन्होंने खंजर भोंका। ऐसी स्थिति आ गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1980। और उस समय जवाहरलाल नेहरू के कहने पे जो 352 के तहत आपातकाल की जिन्होंने घोषणा की थी, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने आपातकाल की घोषणा की थी। कब? चीन ने जब बाह्य आक्रमण किया था। तो देखिए, संविधान संशोधन से पहले अनुच्छेद 352 के लिए क्या व्यवस्था थी कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था बताई गई। वो पूरे देश में भी हो सकती है या किसी क्षेत्र विशेष में भी हो सकती है। अब देखिए, दूसरा मुद्दा जब आता है तो कहते हैं जब बांग्लादेश की बात हुई थी, बांग्लादेश के निर्माण की बात हुई थी, और बांग्लादेश के जब निर्माण की बात हुई थी उस समय आप ये मान के चलिए कि 1971 1971 बांग्लादेश। और आक्रमण किसके साथ था? आक्रमण किसने किया? पाक ने। 1971 में जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के चलते भारत पर आक्रमण किया, तब यहाँ पे आपातकाल लगाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और उस समय के राष्ट्रपति, जिनको इंदिरा गांधी ने मात्र एक समाचार दिया था, और उस समाचार के चलते ये ऐसा किया गया कि वीवी गिरी साहब, राष्ट्रपति महोदय साहब, कि राष्ट्र पर बाह्य संकट है, इसलिए वीवी गिरी वराह वेंकट
गिरी। तो ये कौन थे उस समय? राष्ट्रपति। और ये खत्म कब हुई? ढाका के स्टेडियम में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका के स्टेडियम में पाक सेना ने घुटने टेके थे या आत्मसमर्पण किया था। कौन थे? जनरल नियाजी। घुटने टेक दिए थे और मान लिया था कि साहब हम हार गए, पाकिस्तान हार गया है और पाकिस्तान किसी प्रकार का कोई, तब जितने भी युद्धबंदी थे उनको छोड़ दिया गया था मानवता का परिचय देते हुए। चलो साहब, फिर ये दोनों तो हो गए बाह्य आक्रमण के, कब? 1971 और 1962। अब एक जो आता है 25 जून 1975, 25 जून को उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री भी कौन है? श्रीमती गांधी। और ये किसका फोन करती हैं? उस समय के राष्ट्रपति, बहुत ही संजीदा और बहुत ही समझदार व्यक्ति, जिन्हें वो फोन करती हैं। फोन करने के बाद उन्हें कहती हैं कि देश के आंतरिक हालात अच्छे नहीं हैं, तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद टेलीफोन पे, सिर्फ किस पे? टेलीफोन पे ही कहती हैं, इंदिरा जी सिर्फ टेलीफोन पर ये बात करती है। अब साहब इस इमरजेंसी 77 तक चलती है, लेकिन 78 में भारत के संविधान में संशोधन करते हुए कौन से शब्द की जगह आंतरिक अशांति शब्द जो है उसके स्थान पे क्या कर दिया? आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उपस्थित होने पर ही राष्ट्रपति किसका प्रयोग कर सकता है? 352 का। और वो भी कब करेगा? यहां सिर्फ टेलीफोन है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को किस पर सूचना दी? सिर्फ टेलीफोन पर। लेकिन यहां क्या होगा? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। संविधान में सिर्फ एक ही जगह ये शब्द है जिसका नाम है कैबिनेट या मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति कब घोषणा करेगा? कैबिनेट या मंत्रिमंडल के। कैसी सिफारिश? मौखिक नहीं, लिखित सिफारिश पर। मंत्रिमंडल जब लिख के देगा कि साहब देश में हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि बगैर आपातकाल के उनमें सुधार कर पाना बहुत मुश्किल है, तब कैबिनेट या मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर अगर राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव जाता है तो राष्ट्रपति इन सब में बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति की स्थिति में राष्ट्रपति वहां पर आपातकाल की उद्घोषणा करता है। इतनी चीजें हमने जब इसके आपातकाल के प्रवर्तन पे की, तो अब हमें एक छोटी सी बात और देखनी है। वो क्या देखनी है कि राष्ट्रपति क्या वाकई इस कदर है कि वो डिसीजन ले सकता है? क्या राष्ट्रपति की पावर्स इतनी हैं कि उन्हें कंपैरेटिवली अपन बात कर सकें? तो पहली बात आती है
राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा के समकक्ष। अब जब हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा के समकक्ष है, तो प्रश्न यह बनता है कि किस आधार पर हम निश्चित कर सकते हैं कि राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा के समकक्ष नहीं है। ये क्या होता है? वंशानुगत होता है। भारत का राजा क्या नहीं होता? वंशानुगत नहीं होता। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस कथन का विरोध किया। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किस आधार पर? कि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ब्रिटेन के राजा की तरह क्या नहीं होता? वंशानुगत नहीं होता। अर्थात संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी चीज, अगर ब्रिटेन का राजा वंशानुगत है और असक्षमता या ब्रिटेन की रीतियों नीतियों के अनुसार कार्य नहीं करता तो उसे हटा नहीं सकते हो। लेकिन यहां संविधान का अतिक्रमण और असक्षमता दोनों स्थितियां आने पे राष्ट्रपति महोदय को जनता के प्रतिनिधि, एक प्रक्रिया है जिसका नाम है महायोग, उससे पद से मुक्त कर सकते, पदच्युत कर सकते हैं। ये लो साहब। तो ब्रिटेन के राजा के समकक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कतई नहीं हो सकता। क्यों? कि ब्रिटेन का राजा जो है वो वंशानुगत होता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति जो है वो क्या होता है? निर्वाचित होता है और उसे पद से हटाने का अधिकार होता है। और दूसरी चीज, या अंबेडकर साहब कहते हैं B.R. अंबेडकर क्या कहते हैं? 4/1948 को कि भारत का राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? कार्यपालिका प्रमुख। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होता है, जबकि ब्रिटेन में भी यूके में नाम मात्र, और भारत में भी औपचारिक। और तो ब्रिटेन में भी अनौपचारिक कार्यपालिका क्या है? मंत्रिपरिषद के पास है। और भारत में भी अनौपचारिक कार्यपालिका क्या है? मंत्रिपरिषद के पास है। लेकिन दोनों ही शर्तों में वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्र का मूर्त रूप है। राष्ट्र की समस्त शासन सत्ताएं उनके नाम से चलती हैं और सब प्रकार की व्यवस्थाएं उन्हीं के नाम से की जाती है। वह राष्ट्र का प्रतीक है और उसका स्थान
किसका? राष्ट्रपति का। और यहां सबसे बड़ी चीज, विदेशों के साथ जब संबंध स्थापित किए जाते हैं तो जिसको मोहर या छाप कहते हैं, उसी से तय होता है। क्यों? कि समस्त समझौते, संधियां और जितने भी मैत्रिक व्यवहार स्थापित किए जाते हैं उनके नीचे राष्ट्रपति की मोहर लगती है। और मोहर पे क्या लिखा होता है? राष्ट्रपति भारत गणराज्य। गणराज्य का मतलब वह राष्ट्र जिसका राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो ब्रिटेन और भारत दोनों में दिन रात का असमानता है। तो बी आर अम्बेडकर साहब का कहना कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, ये गलत बात है। अब देखिए 3-4 केस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मैं आपको बताता हूं। उन केसों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की जो स्थिति है उस स्थिति पर विचार करने के लिए कुछ व्यवस्था दी है। तो पहला केस उनका रहा है राय साहब राम जमवाया। राय साहब राम जमवाया वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। ये साहब पंजाब का मुद्दा है। मतलब पंजाब सरकार के खिलाफ राय साहब राम जमवाया ने एक मुहिम, एक गुहार लगाई थी। और दूसरी थी UN राव वर्सेज इंदिरा गांधी। UN राव वर्सेज इंदिरा गांधी का जो वाद था उसकी बात थी। और तीसरा था नाम कपूर है, और तीसरा नाम था शमशेर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। क्योंकि पंजाब में महापंजाब की बात कर रहा हूं मैं, उस पंजाब की बात कर रहे हैं जहां पे महापंजाब में बहुत से लोग नवधनाढ्य और परंपरागत रूप से धनाढ्य थे। उन लोगों ने इस पद के लिए अपने विभिन्न प्रकार के दलीलें दी हैं कि राष्ट्रपति के बारे में जो वाद आए हैं उन वादों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए क्या कहा, देखिए। अब यहां समझने वाली चीजें कि राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान बनाया है, परंतु राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान बनाया है, परंतु राष्ट्रपति शासन को नहीं अपनाया। किसको? अध्यक्षात्मक व्यवस्था। जिसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। और औपचारिक किस में बनता है? संसदात्मक में। क्यों? मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? लोकसभा। प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है।
और राष्ट्रपति में क्या होता है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों पृथक होती है साहब। और यहां व्यवस्थापिका की जब बात करें हम, व्यवस्थापिका की जब बात करें तो उसके सदन तो 2 हैं, लेकिन अंग कितने हैं? 3। कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा, और इन दोनों में जो भी पारित विधेयक होता है वो तीसरा अंग कौन सा है? तो इस प्रकार इन तीनों वादों में राय साहब राम जमवाय कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यूएन राव वर्सेस इंदिरा गांधी और शमशेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया था कि राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान बनाया है। राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान बनाया, न कि भारत में अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन अपनाया गया है। इस प्रकार से कि राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है और नाम मात्र का शासक है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 और अनुच्छेद 74 और उसमें एक परंतुक जोड़ दिया गया। उसमें एक परंतुक जोड़ दिया गया। परंतुक क्या जोड़ा? परंतुक ये जोड़ा कि राष्ट्रपति पहले था क्या कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह और परामर्श को मानने के लिए बाध्य, लेकिन यहां परंतु क्या जोड़ा कि सलाह और परामर्श, सलाह और परामर्श को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। सलाह और परामर्श को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु उसी रूप में मंत्रिपरिषद पुनः पारित करती है। तब राष्ट्रपति की इजाजत की जरूरत नहीं। बहुत स्पष्ट। हाँ, 1978-44 संविधान संशोधन में परंतु जोड़कर यह बात स्पष्ट कर दी कि सलाह और परामर्श राष्ट्रपति को जो दिया जाता है उसे मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकती है, लेकिन इस पुनर्विचार को अगर पुनः परिषद पारित कर देती है तो राष्ट्रपति के पास कोई चारा नहीं बचता है कि वह उसे मना कर दे, अर्थात वह एक औपचारिक प्रमुख के रूप में उस बात को मानने के लिए बाध्य है। यह किसमें? 1978-44 संविधान संशोधन के अंतर्गत यह जोड़ा गया था। अब देखिए, एक नाम आता है, दूसरा उदाहरण है अक्टूबर 1997, अक्टूबर 1997, और उस समय के जो राष्ट्रपति महोदय थे उन्होंने एक चीज कही थी कि राष्ट्रपति इज नॉट ए रबड़ स्टैंप। उस समय कहा था कि राष्ट्रपति इज नॉट ए रबड़ स्टैंप। कौन थे?
KR नारायणन। और जब सरकारें बदली तो यूपी में (356) के तहत संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति के पास ये भेजा गया कि साहब यहाँ का शासन इस अनुच्छेद के अनुसार सही नहीं चल रहा, सही नहीं चल रहा। जब सही नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। लगा दीजिए। नारायणन साहब ने क्या किया कि ये जो पुनर्विचार का अधिकार इन्हें मिला था, इस पुनर्विचार का अधिकार का प्रयोग किया और इन्होंने ये प्रस्ताव कहां पुनः लौटा दिया। कि साहब सीधा अगर आप 356 लगा रहे हो, 356 लगाने से पहले आपने उस राज्य की सरकार को क्या डायरेक्शंस दिए, आपने उसको निर्देश दिए, उसको चेतावनी दी है? साहब नहीं दी। क्यों? कि राजनीतिक दुर्भावनाओं के कारण अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मैं इसके पक्ष में। जो ही पुनः लौटाया तो मंत्रिपरिषद के पास पहुंचा, तब मंत्रिपरिषद ने यह सोच लिया कि बेवजह बात आगे नहीं बढ़ाए, बात को नहीं बढ़ाएं और इसको रोक दिया, इसको पुनः नहीं भेजा। अगर पुनः नहीं भेजा तो ये बात वहीं की वहीं रह गई। तो यहाँ ये परंतु से ये स्पष्ट है कि राष्ट्रपति KR नारायणन ने कब, अक्टूबर 1997 में यूपी में जब लगने वाला था राष्ट्रपति शासन की बात आई, तब उस बात को पुनः यहाँ भेज दिया। और उससे पहले क्या था, किसे 44 में अगर प्रधानमंत्री ने फोन कर दिया तो राष्ट्रपति उस उद्घोषणा को मान लेता था। तो इस प्रकार की बातें यहाँ चल रही थी। उसके बाद बिहार में भी सितंबर 1998 की बात है, बिहार में लालू प्रसाद यादव की बात है। बिहार में सितंबर 1997 और KR नारायणन इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, पुनर्विचार के लिए भेजा, लेकिन मंत्रिपरिषद ने वापस भेज दिया। तब 1998 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो इन सब बातों से ये स्पष्ट है कि राष्ट्रपति महज एक औपचारिक प्रमुख हैं और भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण संसद जो है भारत का प्रतिरूप है और संविधान को सर्वोच्च शक्तिशाली बनाया गया है। संविधान में किसी प्रकार का अमेंडमेंट करके ही संसद अपना कार्य आगे कर सकती है। तो संविधान के अंतर्गत रहते हुए भारत क्या है, लोकतंत्रात्मक। भारत क्या है, गणराज्य। गणराज्य का मतलब जनता का प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं है। तो यहाँ राष्ट्र को सिर्फ औपचारिक प्रमुख की हैसियत से शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसका ये नमूना आप देख लीजिए। सितंबर 1997 में RK नारायण जब राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने बिहार में जब राष्ट्रपति शासन की बात आई तो मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए लौटाया, लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार करके एज इट इज लौटा दिया और 1998 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इस प्रकार हमने बात की कि राष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति और राष्ट्रपति का संविधान के भाग 18 में दी गई कुछ शक्तियां और उन शक्तियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है और
राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में भी हमने विचार किया। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने इतनी सूचनाएं साझा की है और अंतिम बिंदु कि आज तक के विभिन्न जो राष्ट्रपति बने हैं उन राष्ट्रपतियों के बारे में एक संक्षिप्त परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण या फिर एक संक्षिप्त परिचय के रूप में हम बात करेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।